प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से लगातार कक्षा 8 की साइंस क्लास आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि कोई डाउट हो तो उसे क्लियर करने के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस कमेंट्स का उत्तर अगले वीडियो में आपको निश्चित रूप से दूंगा। पिछले वाला जो पार्ट था उसके कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे और कुछ एक क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपसे कह दिया था मुंह के द्वारा बता करके। वैसे तो मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, उन नोट्सों के आधार पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आज मैं आपको पार्ट नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पार्ट को शुरू करने जा रहा हूं। हमारा चैप्टर होगा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखिए, आपकी इस पुस्तक में विद्यार्थियों को समझाने के लिए बूझो और पहेली नाम से 2 कैरेक्टर बनाए गए हैं। एक प्रश्न को पूछता है और दूसरा उस प्रश्न का क्या देता है, आंसर देता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों को ज्यादा आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए बूझो और पहेली के माध्यम से आपके क्वेश्चनों को बताएं। फसल उत्पादन और प्रबंधन, इस विषय पर मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, आपको कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाऊंगा और महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपको समझाऊंगा। आप और हम सब सजीव प्राणी हैं, क्योंकि संसार को देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है, सजीव और निर्जीव। सजीव से तात्पर्य है जिसके अंदर जीव पाया जाता है, सजीव कहलाता है। जिसके अंदर जनन पाया जाता है, अर्थात अपने समान संतान उत्पन्न करने का गुण पाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और इसी जनन क्रिया के कारण ही हमें संसार में चारों ओर समस्त जीव दिखाई देते हैं। क्यों? सजीव उत्तरोत्तर अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखता है, इसलिए वो जनन करता है। इसके अलावा सजीव में वृद्धि पाई जाती है, सजीव में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया पाई जाती है, सजीव में उत्सर्जन पाया जाता है। उसके बाद श्वसन, भोजन, पाचन, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारे लक्षण किसके हैं, सजीव के। अब प्रश्न ये बनता है कि सजीव जो भोजन करते हैं उससे जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसका उपयोग किस किस काम में करते हैं। तो इसके लिए अपन जानते हैं कि भोजन और पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी है सजीव है, वो सारे के सारे भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग समस्त शरीर की उपापचय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए करते हैं। तो अब आप यहां पर नोट करना शुरू करें। पहला पॉइंट, कुछ एक इस पार्ट से शुरू होने वाले पॉइंट में आपको पहले नोट करवा देता हूं, उसके बाद पार्ट को शुरू करूंगा। जैसे सजीव भोजन से प्राप्त, पहले लिखो सजीव भोजन से प्राप्त होने वाले, सजीव भोजन से क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इस प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं, वो प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार की जो जैविक प्रक्रम है, अब जैविक प्रक्रमों में क्या चीजें आ रही है आपको पता
देखिए जैविक प्रक्रमों में जैसे वृद्धि, जनन, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण, क्रमाकुंचन, उनके प्रति अनुक्रिया, ये सारे के सारे जैव प्रक्रम आ गए। किससे प्राप्त हो रही है? सब ऊर्जा से। हमें भोजन जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों से ही प्राप्त होता है। समस्त जैविक प्रक्रम के संपन्न हेतु करते हैं। सजीवों को भोजन पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। या हमें भोजन पेड़ पौधे दोनों बातें लिख सकते हैं, या यूं भी लिख सकते हैं अपन कि हमें भोजन पेड़ पौधे एवं किनसे मिलता है? जीव जंतुओं से मिलता है। ये आपका पॉइंट 1 हो गया है। पॉइंट नंबर 2 नोट करेंगे कि किसी स्थान पर, अब प्रश्न ये आ गया कि पेड़ पौधे से कैसे, लगभग 10,000 साल पहले की बात है। ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या था? मनुष्य जंगलों में रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन के लिए भटकता रहता था, घुमंतु प्रकार का था, जंगलों में जगह जगह विचरण करता था, जंगली जानवरों को मार के खाता था या जंगली जानवरों से मार के खा जाते थे, वस्त्र पहनना नहीं जानता था, पेड़ों की छाल आदि से अपने शरीर को ढकता था, गुफाओं में रहता था। धीरे धीरे उसने अनाज उगाना शुरू किया, खेती शुरू हुई। पाठ का नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो अपन को इसके बारे में समझना होगा कि कब की बात है, लगभग 10,000 ईसा पूर्व की बात है। तो धीरे धीरे अब प्रश्न हमारे सामने आ गया कि भाई फसल क्या है, फसल क्या है? तो इसके लिए हम बताएं, फसल का मतलब होता है जब किसी एक ही किस्म के पौधों को, पॉइंट नोट करेंगे, फसल जैसे आपने देखा हुआ एक बहुत बड़ा खेत है, गेहूं का खेत है, उसमें सारे में गेहूं के पेड़ पाए जा रहे हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? गेहूं की फसल कहेंगे। अगर मान लीजिए बाजरे का खेत है और उस पूरे खेत में एक बाजरे के ही प्रकार के पेड़ पौधे हैं, सारे पौधे बाजरे के ही हैं, तो अपन उसको बाजरे की क्या नाम दे देंगे? फसल। इसलिए इसकी परिभाषा फसल क्यों लिख देंगे? जब एक ही किस्म के पौधे, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़ी मात्रा में जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या नाम दे देंगे? बताओ। उसे हम नाम दे देंगे फसल। अब प्रश्न यह आ गया, फसल कितने प्रकार की होती है? फसल कितने प्रकार की होती है? तो मैं आपको यहां बताऊंगा कि आपकी किताब के आधार पर तो फसल 2 प्रकार की होती है, रबी की फसल
और खरीफ की फसल। लेकिन एक फसल और होती है, इसको हम कहते हैं जायद फसल। जायद फसल कब उगाई जाती है? पहली बात तो अपन रबी की खरीफ की पे आए बात करें। खरीफ की जो फसल है वो हम लगभग जून के मध्य से लेकर के सितंबर के महीने तक का समय हम खरीफ की फसलों का मानते हैं, जिसमें बरसात होती है और बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, उसके अलावा चंवला है, सोयाबीन है। इस तरह की जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलों में उगाई जाती है। इसी प्रकार रबी की जो फसल है उसका टाइम अपन अक्टूबर के महीने से लेकर के और मार्च के महीने तक मानते हैं। रबी की फसलों में हम चना है, सरसों है, जौ है, गेहूं है आदि फसलें उगाते हैं। ये फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। तीसरे प्रकार की जो फसल मैंने आपको बताई जायद फसलें, जैसे ये होता है मार्च के महीने से लेकर के और जून के महीने के मध्य तक का टाइम, जिसमें हम जैसे ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, इस तरह की फसलों को जो उगा देते हैं, खीरा है, ये जायद फसलों के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से फसलें कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार। लेकिन आपके यहां किताब के आधार पर देखा जाए तो फसलों को 2 ही प्रकार की बताया गया है। फसल को उगाने से पहले क्या करना पड़ता है? फसल को उगाने से पहले फसल के लिए मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, और उस मिट्टी को तैयार करने के लिए कई प्रकार की जो क्रिया विधियां हैं, कार्यकलाप हैं, उन्हें करना पड़ता है। कई प्रकार के कार्यकलाप या क्रिया विधियां किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, और उनमें जैसे मिट्टी को तैयार करना है, उसके पश्चात बुआई करनी है, सिंचाई करनी है, खाद उर्वरकों का प्रयोग करना होता है, कीटनाशकों का प्रयोग करना होता है, खरपतवार से सुरक्षा करनी होती है, फिर कटाई करनी होती है, उसके बाद थ्रेसिंग वगैरह करते हैं, भंडारण किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें फसल के लिए प्रबंधन, उत्पादन आदि में आती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं कि फसलें 2 प्रकार की होती हैं। फसलें 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 खरीफ की फसल, और नंबर 2 रबी की फसल। अब दोनों में से मैं आपको चाहो तो दोनों के बारे में एक बार लिखवा दूंगा कि भाई दोनों प्रकार की ये क्या क्या होती है। देखो, तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं खरीफ की फसल। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि वह फसल जिसे हम कब से लेकर कब तक बोते हैं? वर्षा ऋतु। वह फसल जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। और अब आप जान गए होंगे वर्षा ऋतु कब होती है। भारत में अगर देखा जाए ना तो वर्षा ऋतु का प्रारंभ जून से लेकर के और कहां तक रहता है? ये सितंबर के महीने तक माना जाता है।
वर्षा ऋतु का प्रारंभ जून से सितंबर के महीने तक माना जाता है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अब आप विभिन्न प्रकार की फसलों के नाम बताओ या खरीफ की फसलों के नाम बताइए कि खरीफ के मौसम में कौन कौन सी फसल उगाते हैं, ये आपसे कह दिया जाए तो आपको खूब पता चल गया होगा। जैसे धान है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है, कपास है, ये सारी चीजें कहाँ उगाई जाती हैं? इसमें क्या क्या उगाते हैं? बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, धान, कपास, ये सारी चीजें किसमें उगाते हैं? खरीफ की फसलों में उगाते हैं। अब आप एक बार इसको नोट कर लें, आप इसे लिख लें जब तक मैं आपकी स्क्रीन के सामने से हटता हूं। शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको इसके लिए आगे बढ़ाता हूं। देखिए, जब अपन ये लिख चुके हैं तब आपको रबी की फसल भी लिख लेना चाहिए। यहां लिखो आप रबी की फसल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि रबी की फसल कब उगाई जाती है? अक्टूबर के महीने से लेकर के और मार्च के महीने तक रबी की फसल उगाई जाती है। यानी यूं कह दो कुल मिलाकर सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में जो फसल उगती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। और उस समय क्या क्या होता है आप खूब जानते होंगे, क्योंकि भारतीय कृषि प्रधान देश है। लगभग 80% लोग है ना गांवों में निवास करते हैं और किसी न किसी प्रकार से खेती से जुड़े हुए रहते हैं। तो लगभग सभी लोगों को इस बारे में जानकारी होती है और विद्यार्थी वर्ग भी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो फसलों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। यह है अक्टूबर से मार्च तक मानी जाती है। कब मानते हैं इसे? अक्टूबर के महीने से लेकर के मार्च के महीने तक मानी जाती है। अब आपको ये भी पता होगा
क्यों इसमें क्या उगाया जाता है? हाँ, तो देखिए जैसे इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, तराबिया, अलसी वगैरह ये सारी चीजें हैं ना, किसमें उगाते हैं? रबी की फसलों में उगाए जाते हैं। कब उगते हैं ये सब? तराबिया, ये सारी, ये सभी रबी की फसलें हैं। नोट कर लिया होगा आपने पॉइंट। अब देखिए अब मैं आपको एक बात बता दूं कि किसान को रबी की फसलों को तैयार करने के लिए, खरीफ की फसलों को उगाने के लिए पहले क्या क्या करना पड़ता है, ये बात मैं आपको पोस्ट रूप से बताऊं। तो यहां लिख लेंगे अपन कि फसलों को उगाने के लिए किसान को पॉइंट में नोट करेंगे आप, फसलों को उगाने के लिए किसान को विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। अब विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में क्या क्या आ गया पता है आपको? भाई सबसे पहले जैसे मिट्टी को तैयार करना है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, फिर उसके बाद खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना, सिंचाई करना, फिर उसके पश्चात खरपतवार आदि का निराकरण करना, और सुरक्षा के लिए कीटनाशक आदियों का भी प्रयोग कर देते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए कीटनाशकों का प्रयोग, क्योंकि ये हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को जन्म दे देते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नेचुरल कीटनाशक ही अपनाने चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल। रासायनिक पदार्थों का प्रयोग न करें हम कीटनाशकों में। कटाई करते हैं, थ्रेसिंग वगैरह होता है, फिर एक उचित ढंग से अगर उसका भंडारण कर दिया तो किसान को अपनी फसल का पूरा लाभ मिल जाता है। अगर मान लीजिए हमने सब कुछ बढ़िया कर लिया, फसल अच्छी उत्पादन भी कर ली, तैयार भी बढ़िया हो गया, खूब अनाज भी हुआ है, अगर उसका भंडारण प्रबंधन नहीं हो पाया ना, तो मान लीजिए कीड़ों के द्वारा खा करके उसको क्या कर दिया गया, फसल को नष्ट कर दिया गया। रखे हुए अनाज को इल्ली, गुण, इनके द्वारा क्या कर दिया गया, खा करके नष्ट कर दिया गया। तो किसान को अपनी उपज का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा लाभ। इसीलिए क्या जरूरी होता है, इसलिए उनका सही ढंग से भंडारण होना भी आवश्यक होता है। तो सबसे पहली बात है कि मिट्टी तैयार। फसलों को उगाने के लिए किसान को विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। जैसे नंबर 1 पर लिखो मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार करने के बारे में आप जानते होंगे, जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है, बहुत तेज गर्मी होती है, ऐसे समय में मिट्टी को उलटने पलटने के लिए क्या करते हैं जानते हो? मिट्टी को उलटने पलटने, पोला बनाने के लिए खेत की जुताई करते हैं। गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि क्या हो जाए, हानिकारक बैक्टीरिया, हानिकारक लटें वगैरह ये सब क्या हो जाएं, मर करके नष्ट हो जाएं। इसलिए हम क्या करते हैं, जब बहुत तेज टेम्परेचर होता है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है ना, ऐसे समय में हम खेत में हल चला देते हैं, गहराई में हल चला देते हैं, ताकि क्या होता है,
मिट्टी पोली बन जाती है, पेड़ों की जड़ों के लिए श्वसन क्रिया की उपलब्धता वहाँ पर बढ़ जाती है, ऑक्सीजन प्रवेश करती है, गहराई तक बरसात का पानी भी चला जाता है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? मिट्टी तैयार करने में आती है। दूसरा पॉइंट ले लीजिए आप, बुआई करना। बुआई करते समय हमें कई चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो फसल का चयन करेंगे, फिर उस बीज का चयन करेंगे, बीज का परीक्षण करेंगे। बीज को हम क्या करेंगे? पानी के अंदर थोड़े से बीज डाल करके देख लेंगे। अगर ज़्यादा मात्रा में बीज ऊपर तैर रहे हैं तो इसका मतलब बीज खराब है। अगर सारा बीज पानी के अंदर नीचे डूब रहा है तो इसका मतलब बीज ठोस और मजबूत है, उगने वाला है। इस तरह से हम क्या करेंगे? बीज का परीक्षण कर लेंगे। जो खोखला बीज होगा जिसमें वायु भरी होगी वो ऊपर तैर के पानी में आ जाएगा, और जो इसमें ठोस है, अंकुरण होने की क्षमता है, वो बीज पानी के अंदर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। एक छोटा सा जग लेकर के उसमें पढ़िए प्रयोग करके देख सकते हैं, बाल्टी में पानी भर करके उसमें भी देख सकते हैं इस प्रयोग को। तो ये कहलाता है क्या? बुआई के टाइम पे जांच करना, है ना। बुआई कर दी, अब हम खाद और उर्वरक दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट किसान का क्या आ जाएगा? बुआई के बाद में हमें खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। खाद एवं उर्वरक। अब खाद तो देखो जानते हो तुम इस बारे में भाई, खाद तो गोबर खाद होती है, पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा बनी हुई खाद होती है। भारत कृषि प्रधान देश है, सभी गांवों में लोग है ना दुधारू पशु भी रखते हैं, पशुपालन करते हैं सभी लोग, और उनसे निकलने वाला मलमूत्र है उसको एक स्थान पर इकट्ठे कर दिया जाता है गड्ढे के अंदर। इसको अपन क्या कह देते हैं? खाद का कंपोस्ट गड्ढा भी कह देते हैं। उसमें पूरा तरह से खाद इकट्ठा हो जाता है, फिर वो गलता है किण्वन की क्रिया के द्वारा, वर्मी कंपोस्ट में बदल जाता है। फिर हम क्या करते हैं? जैसे जून का महीना आता है, खाद को खेत में डालते हैं और मिट्टी में फिर जुताई करते हैं, उलट पलट करके पोली बनाते हैं, है ना, जिसको जोत निकालना कह देते हैं। फिर उसमें हम फसल उगाते हैं। तो ये तो हो गई खाद। और उर्वरक का तात्पर्य होता है रासायनिक फैक्ट्री में नाइट्रोजन युक्त जो यूरिया, गमारिया, डीएपी, सुपर फास्फेट और कई तरह के किसान वगैरह, ये इस तरह के खाद जो बनाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे उर्वरक कहलाते हैं। हालांकि हमें उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि उर्वरकों के प्रयोग से खेती क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है, अधिक पैदावार नहीं दे पाती है, और उसमें नेचुरलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें ज्यादा प्रयोग किनका नहीं करना चाहिए? इन रासायनिक खादों का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करें हम? ज्यादा से ज्यादा खादों का प्रयोग करें जो क्या नाम से कृषि से निकलने वाले अपशिष्ट हैं उनके द्वारा, पशुओं के मलमूत्रों के द्वारा बनने वाली जो खाद होती है, इसका ही हम ज्यादा प्रयोग। फिर हमें सिंचाई की चीजें अपनानी चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? सिंचाई। अब सिंचाई का तात्पर्य पहले तो हमें जो गैर परंपरागत साधन होते थे, जैसे क्या नाम से रेत है, ढेकली है, बूट है, आरट है, नहरें होती थी कई जगह, कुएं पर चलाया जाने वाला चड़स होता था, बैलों के द्वारा खींच करके चलाया जाता था। ये सिंचाई के साधन हुआ करते थे। परंतु अब तो आधुनिक युग आ गया, टेक्नोलॉजी का युग है भाई। टेक्नोलॉजी के इस युग में क्या हो रहा है? पहले तो इंजन, पंप, विद्युत मोटर पंप बने, फिर धीरे धीरे सौर ऊर्जा प्लांट भी आए, और अब उनमें भी और ज़्यादा तकनीकी लग करके स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया, फव्वारा विधि, और उसके साथ साथ अब देखा जाए तो ड्रॉप ड्रॉप सिंचाई और आगे बूंद बूंद प्रणाली। तो इस तरह से क्या है कि सिंचाई के तरीकों को अपनाएंगे। फिर उसके पश्चात जब हम सिंचाई कर देंगे तो हमारे सामने एक समस्या आएगी खरपतवार। इसकी समस्या आएगी खरपतवार निवारण करेंगे। खरपतवार का मतलब जान लिया? खरपतवार का मतलब होता है कि फसली पौधों के साथ साथ, फसली जो पेड़ होते हैं ना, उन फसली पौधों के साथ साथ अनावश्यक रूप से उगाने वाले और अन्य पेड़ जो लाभदायक नहीं है, बल्कि फसल को क्या करते हो, फसल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हो, क्या कहलाते हैं? वो खरपतवार कहलाते हैं। जैसे क्या नाम से गाजर मोथा है, जैसे उगने वाला बथुआ है, चिनोपोडियम, जैसे कई प्रकार के, और दूब है, कई प्रकार के इस तरह के जो
फसली पौधों के मिलने वाले उपजाऊपन को खुद ही क्या कर जाते हैं, चट कर जाते हैं, फसल कमजोर हो जाती है। क्या कहलाती है वो? उसे हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार के पश्चात क्या होगा जानते होंगे आप कि खरपतवार सुरक्षा कर दिया और उसके पश्चात हम क्या कर रहे हैं, इसका फसल की कटाई कर रहे हैं। फसल पक करके तैयार हो गई तो फसल कटाई। फसल कटाई का मतलब ये है कि यदि फसल पूरी तरह जब पक जाए ना, पक करके तैयार हो जाए तभी काटनी चाहिए। अगर हमने फसल को पहले ही कच्ची में काट लिया तो जानते हैं उसके दाने मोटे नहीं होंगे, पैदावार घट जाएगी। जो भी पैदावार होगी उसका भी हमको क्या नहीं मिल पाएगा, उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा, मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। उचित मूल्य नहीं मिल करके मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी तो किसान को तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या जरूरी है, फसल को उचित समय पर ही कटाई करना जरूरी है। जब वो पूरी तरह से क्या हो चुकी हो, पक चुकी हो, तभी फसल को काटना चाहिए। और उसके बाद में फसल कटाई के पश्चात थ्रेसिंग क्रिया। थ्रेसिंग का मतलब समझ गए? भूसे से अनाज के दानों को अलग करने का उपकरण। आजकल तो हार्वेस्टिंग मशीनें आ रही है, बड़ी बड़ी हार्वेस्टिंग मशीनें। वो बड़ी बड़ी हार्वेस्टिंग मशीनें खेतों में चलती हैं और उन्हीं के साथ साथ ही क्या लगे रहते हैं, अनाज को भंडारण करने वाले उपकरण लगे रहते हैं। वो अनाज को भंडारण करते चले जाते हैं फसल को, यानी कम समय में और ज्यादा मात्रा में कार्य किया जा सकता है इन मशीनों के द्वारा। ये क्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। भूसे से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग हो ही गया। और अंत में भंडारण। भंडारण करते समय किसान को विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम उसका भंडारण करें तो ऐसी जगह करें जहां फसल को कीड़ों से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। ऐसी जगह पर हमें फसल का क्या करना चाहिए, भंडारण करना चाहिए। हाँ, तो मैं आपसे थ्रेसिंग की बात कर रहा था कि भाई भूसे से अनाज के दानों को पृथक करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। और थ्रेसिंग करने के पश्चात अगर हमने ठीक ढंग से फसल का क्या कर दिया, भंडारण कर दिया ना, तो हमें उचित मूल्य मिल जाएगा। हमें जो हमारी लागत है वो भी निकल जाएगी, हमारी मजदूरी भी निकल जाएगी और हमारा टाइम पे है ना जो अनाज भी भंडारण में से निकाल करके हम क्या कर सकते हैं, कृषि उपज मंडियों में बेच सकते हैं। यही तो होता है। जैसे फल सब्जियां आदि होती है उनको तो कोल्ड स्टोरेज में भंडारण कर दिया जाता है। भंडारण अलग अलग प्रकार, किसान का ही तो है वो भी। जो भी हम देख रहे हैं वो सारा किसान का है, चाहे वो आलू हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो लहसुन हो, ये इस तरह के जो चाहे फल आम वगैरह जो भी है ये सब हम भंडारण करते हैं। अगर भंडारण की क्रियाविधि हमारी ठीक ढंग की हो गई तो हमको उचित समय पर उसे निकाल करके उचित उसका क्या मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थ्रेसिंग के पश्चात नंबर 8 वाला पॉइंट हमारा आ रहा है भंडारण। ये सारी चीजें एक किसान को करनी पड़ती है। एक किसान को ये सारी की सारी क्रियाविधियां क्या करनी पड़ती हैं, पूर्ण करनी पड़ती है। तो किसान अपनी उपज और आय दोनों को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। परंतु यदि इनमें कहीं भी कोई अंतर रह जाता है तो किसान को उचित ढंग का अपना मूल्य नहीं मिल पाता है। अब यहां मैं आपको पहले पॉइंट के लिए बात करूं कि फसल उगाने के लिए जो मिट्टी तैयार की जाती है उसके लिए कृषि के औजारों की आवश्यकता होती है। क्या करने के लिए, कृषि के औजारों की आवश्यकता होती है। क्या काम के लिए, मिट्टी तैयार करने के लिए। अब मैं आपको पहले पॉइंट की तरफ लेकर के जाऊंगा, मिट्टी तैयार। मिट्टी तैयार करने के बारे में मैं आपको बताऊं। इसमें कृषि के औजार उपकरण काम में आते हैं। कृषि के लिए तो बहुत सारे औजार उपकरण काम में आते हैं, जैसे खुरपी है, दराती है, बेलचा है, हल है। ये सारी चीजें किसके काम में आती है,
कृषि के कार्यों में काम में आती है। पहले हल चलाते थे, लकड़ी का बना हुआ होता था, बैल होते थे, एक सिरा बैल से जुड़ा रहता था, एक को किसान अपने हाथ में रखता था। और सीड ड्रिल के लिए क्या नाम से कीपाकार आकृति का एक उपकरण होता था जो हल के साथ जुड़ा हुआ रहता था, उसमें एक एक दाना किसान डालता रहता था। इस तरह से क्या करता था, क्या नाम से किसान फसल को उगाता था, बीज बोता था। अब आजकल तो सीड ड्रिल जैसी मशीनें आ गई है, ट्रैक्टर के साथ तो कल्टीवेटर जुड़े रहते हैं। कम समय में अधिक खेती में एक साथ ही क्या कर दी जाती है, मिट्टी को उलट पलट करके पोला बना दिया जाता है और मिट्टी तैयार कर ली जाती है। अगर मोटे ढेले ज़्यादा मोटे मोटे रह रहे हैं खेत के अंदर तो उस पर पाटा चला देते हैं। पाटा चलाना मतलब जैसे गाँव की भाषा में उसको मैच बोल देते हैं। मैच चला देते हैं, मैच चला करके भूमि को क्या कर देते हैं, भूमि का समतलीकरण कर देते हैं। अब मैं यहाँ आपको मिट्टी वाले पॉइंटों से कल इसी समय इसी चैनल पर आपको मिट्टी तैयार करना, खरपतवार, सिंचाई, भंडारण, बीज बोना, बुआई आदि के बारे में बताऊंगा। सभी विद्यार्थी इसी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि कोई डाउट हो तो इसे क्लियर करने के लिए कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।